ओके जी, तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट, हम फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। तो गैलेक्टोज के बारे में याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वन ऑफ दी मोनोसेकेराइड। जैसे कि फ्रुक्टोज हमने पढ़ा था, वो मोनोसेकेराइड है। एग्जैक्टली लाइक दैट गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एवरीवन फोकस हियर। पहले लिखे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। इट इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि इसको हम फर्दर डिवाइड ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखे इट इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कुछ बुक्स वाले कहते हैं गैलेक्टोज इज दी सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल। ये शुगर मॉलिक्यूल भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है, देखिए CHO ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी कॉम्बिनेशन में तीन चीजें हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। So any molecule which is made up of carbon, hydrogen and oxygen, that is known as carbohydrate. अब इसमें हम मजीद पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। लेकिन मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। सेकेराइड का मतलब शुगर है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर से बना हो, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, गैलेक्टोज है। इसका फार्मूला अगर हम लेके, इट्स फार्मूला अगेन C6H12O6। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला इज C6H12O6। यही फार्मूला ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन सब का केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर आपस में क्या है, डिफरेंट है। इसलिए इन सब को हम कहते हैं आइसोमर्स। इसको क्या कहा जाता है, आइसोमर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे सोर्सेज देखें कि गैलेक्टोज किन चीजों के अंदर पाया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वेयर गैलेक्टोज इज प्रेजेंट। नंबर वन, ये गम्स के अंदर ज्यादा होता है। इस तरह ये चीविंग गम्स होते हैं, स्वीट्स होती है, ठीक है। चीविंग गम्स जितने भी होते हैं, उसमें जो स्वीट हमें फील होता है, उसके अंदर ज्यादातर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, गैलेक्टोज होता है। फ्रूट्स देखे, ये फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है, फ्रूट। फिर ये नट्स के अंदर होता है, पीनट्स वगैरह, इसके अंदर भी गैलेक्टोज का बहुत कम रेट पाया जाता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वो साल्टी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कम रेटों में, मतलब नट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन नट्स के भी मुख्तलिफ टाइप होते हैं, ठीक है। तो सम टाइप ऑफ नट्स कंटेन अ लिटिल बिट गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो गम्स, फ्रूट और ये नट्स, इसके अंदर कौन सी चीज पाई जाती है, गैलेक्टोज पाई जाती है। अब इसकी मेटाबॉलिज्म अगर हम नॉर्मल बात करें, हेडिंग दे दें मेटाबॉलिज्म, इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है और कहाँ से होती है। जब हम फूड में गैलेक्टोज लेते हैं तो सबसे पहले ये स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगी, और इंटेस्टाइन से गो थ्रू करके गैलेक्टोज ब्लड जाएगा। इसका मतलब ये है कि आफ्टर अब्जॉर्प्शन ये ब्लड के जरिए पहुंच जाएगा कहाँ पे, लीवर में। लीवर इज द साइट फॉर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। जिस तरह के फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म कहाँ होती थी, लीवर में। तो गैलेक्टोज भी जब हम खाए और इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए, तो ब्लड के जरिए मेटाबॉलिज्म के लिए कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा। यहाँ पे लेके इट इज द प्राइम साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, इट इज द प्राइम साइट फॉर मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के लिए एक प्राइम साइट है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द कॉमन साइट फॉर मेटाबॉलिज्म फॉर फ्रुक्टोज एज वेल एज गैलेक्टोज। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है कि इसकी मेटाबॉलिज्म होती कैसे, तो लेके व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो जब हम फूड के अंदर गैलेक्टोज ले लें और वही गैलेक्टोज इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, तो इंटेस्टाइन के बाद ये किधर जाएगा, ब्लड में। ब्लड के जरिए ये कहाँ पे पहुंचेगा, लीवर में। तो फॉर एग्जांपल दिस इज गैलेक्टोज रीचेस इनटू द ब्लड। गैलेक्टोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। C6 का मतलब किसमें कितने कार्बन है, 6। तो वी कैन से गैलेक्टोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल।
अब देखें, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि ऐसा एंजाइम जो किसी मॉलिक्यूल को फॉस्फेट ऐड करे उसको काइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेज। अब इस गैलेक्टोज को हमने एक फॉस्फेट ऐड करना है, तो फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम क्या है? काइनेज है। लेकिन उस काइनेज में गैलेक्टोज पे काम करना है तो उसका नाम है गैलेक्टोकाइनेज। उसका नाम क्या होगा? गैलेक्टोकाइनेज। आई थिंक प्रीवियस क्लास से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने फ्रुक्टोकाइनेज की जिक्र की थी, तो यहाँ पे क्या है? गैलेक्टोकाइनेज, क्योंकि इसमें काम किस में करना है? गैलेक्टोज पे। और जब गैलेक्टोज के साथ हम एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो इससे बनेगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। क्या बनेगा? गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि गैलेक्टोकाइनेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द लिवर, इट एड 1 phosphate to the galactose at which carbon? 1 कार्बन। क्योंकि इसके साथ तो टोटल कितने कार्बन हैं? 6। तो इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच करने वाला एंजाइम गैलेक्टोकाइनेज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे गैलेक्टोकाइनेज ने ये फॉस्फेट लिया कहाँ से है? एटीपी से। कहाँ से लिया है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब जब इससे हम एक फॉस्फेट को रिमूव करेंगे और यही फॉस्फेट यहाँ पे अटैच करेंगे तो फिर एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट रहेंगे? 2। तो एटीपी विल कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इससे क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये बिल्कुल वही सेम स्टेप है जो हमने फ्रुक्टोज के अंदर पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे आगे इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर इसमें आगे जाना है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। गैलेक्टोज कितना कार्बन कंपाउंड है? 6। और ग्लूकोज कितना है? 6। तो वी कैन कन्वर्ट गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इनटू गैलेक्टोज। ये इंटर कन्वर्टेबल है क्योंकि इन दोनों की केमिकल फार्मूला क्या है? सेम है। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो वी कैन कन्वर्ट दीज टू इनटू ईच अदर। क्लियर है? तो देखिए, फॉस्फेट यहाँ पे कितने कार्बन पे था? हाँ जी, 1। यहाँ पे सेम फॉस्फेट उस नंबर कार्बन पे है, लेकिन हमने तो सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट कराए। गैलेक्टोज से हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। अगर इसकी और इसकी हम दोनों की केमिकल फार्मूला को देखें तो दोनों का C6H12O6 होता है। अब यहाँ पे जो एंजाइम है ये स्टार है। अब स्टार एंजाइम क्या मतलब क्या है? यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसने किस पे काम करना होगा? गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। प्लीज यहाँ पे आप लोग को फोकस चाहिए। एंजाइम का पहला जो नाम है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। देखे, व्हाट इज दिस? यूरिडाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? गैलेक्टोज 1 phosphate uridyl transferase। दिस इज द एंजाइम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। जो गैलेक्टोज 1 phosphate uridyl transferase है, ये गैलेक्टोज 1 phosphate को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज 1 phosphate में। क्लियर है? यहाँ पे हमने फॉस्फेट की पोजीशन के साथ कुछ किया है। हाँ जी, फॉस्फेट की पोजीशन वही है जो पहले की थी। किस नंबर कार्बन पे है? 1 पे। यहाँ पे भी 1 पे फॉस्फेट है, यहाँ पे भी 1 पे फॉस्फेट है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज हमने गैलेक्टोज को किस पे रिप्लेस किया? ग्लूकोज पे रिप्लेस किया। ठीक है। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है तो दिस इज नाउ टेकन पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस। ये किधर जाएगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जब ये ग्लाइकोलिसिस में हिस्सा लेगा तो आखिर में फिर ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद ये किधर जाएगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए हमें बहुत सारी क्या मिलेगी? एटीपी मिलेगी। ठीक है। एंड एटीपी इज नथिंग बट दिस इज द एनर्जी फॉर द बॉडी। एटीपी क्या है? एनर्जी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी रिच पैकेट। ये एनर्जी रिच पैकेट है। तो यहाँ पे देखें, ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन के अंदर होती है? लीवर, व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर है? फिर 2 स्टेप्स याद रखिए। गैलेक्टोज व्हेन एंटर टू द लिवर सेल इट इज कन्वर्टेड इनटू गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। मीन के गैलेक्टोज की फर्स्ट नंबर कार्बन पे हमने क्या ऐड किया है? फॉस्फेट। लेकिन ये फॉस्फेट जो ऐड हुआ है ये हमने लिया कहाँ से है? एटीपी। एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? 3। तो अगर इससे हम एक ले लेते हैं तो इसमें कितने रह जाएंगे? 2। तो एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी। ठीक है। एंड 1 phosphate is removed which is attached to first number carbon by the help of its enzyme गैलेक्टोकाइनेज। क्लियर है? पहला स्टेप तो है। फिर जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट है उसको सिर्फ हम स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस स्ट्रक्चर वाइज क्या करेंगे? चेंज
फास्फेट है वो उसी तरह ही रहेगा। हम फास्फेट को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ हम गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एंजाइम के जरिए जब ये बनेगा फिर ये ग्लाइकोलिस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके जरिए हमें क्या मिलेगी, एटीपी। तो अगर इनमें से हम कोई भी चीज ले लें, फूड में कोई भी चीज ले लें, और बाहर से हमें क्या मिल जाए, गैलेक्टोज, तो ये हमारी बॉडी को ताकत या एनर्जी तब देगी जब ये इन स्टेप से गुजर के जाएगी। When these steps are done in the liver, at the end we will produce ATP। यहाँ पे हमने ATP खर्च की है, यहाँ पे ATP खर्च की है, लेकिन यहाँ पे हमने ATP प्रोड्यूस की है। तो वही बात है कि हम खर्च करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम कितने मॉलिक्यूल को खर्च करते हैं, 1, लेकिन वी टेक मोर देन 1 मॉलिक्यूल, ऑलमोस्ट 36 ATP हमें मिलती है। क्लियर है? अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल या इस एंजाइम में कोई मसला आ जाए या इस एंजाइम में कोई मसला आ जाए, फिर गैलेक्टोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो आगे नहीं चलेगी। इसको हम कहेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब बहुत आसान तरीका है, एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, अगर गैलेक्टोज कोई बंदा ले ले, चाहे उसमें इस एंजाइम का मसला हो या इसका, लेकिन ये चेन आगे ना चले, व्हाट विल हैपन टू गैलेक्टोज लेवल इन द ब्लड, हाई, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ये इंक्रीज होगी तो फिर यही गैलेक्टोज जनाब दूसरी तरीके से एक और एंजाइम से एक्ट करना शुरू करते हैं, उसका नाम है एल्डोज रिडक्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोज रिडक्टेज। अब ये फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म से डिफरेंट पॉइंट है। अगर फ्रक्टोज जहाँ पे बढ़ता तो वो या ब्लड में रहता या यूरिन के जरिए बाहर निकलता, याद है कि नहीं, उसको फ्रुक्टोसीमिया हम कहते हैं। लेकिन जो गैलेक्टोज है, अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाए, इंक्रीज। यहाँ पे दो बातें प्लीज समझनी है, अगर गैलेक्टोज को हम फूड में ले लें तो गैलेक्टोज इस तरीके से लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होगा। ये नॉर्मल है कि नॉर्मल, नॉर्मल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये एंजाइम काम ना करे और गैलेक्टोज हम लेते रहे तो उसका लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगा तो लीवर के अंदर एक और एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, एल्डोज रिडक्टेज। वो गैलेक्टोज को कन्वर्ट करेगा एक और फॉर्म में जिसका नाम है गैलेक्टिटोल। इसको क्या कहते हैं, गैलेक्टिटोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैलेक्टिटोल। तो गैलेक्टिटोल इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, गैलेक्टोज बाय द हेल्प ऑफ इट एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज। क्लियर है? फ्रक्टोज वाले में एक एंजाइम हमने पढ़ा था, उसका नाम था एल्डोलेज बी। वो एल्डोलेज है लेकिन ये एल्डोज है, इसमें फर्क है। एल्डोज रिडक्टेज विल रिड्यूस गैलेक्टोज एंड टू व्हाट, गैलेक्टिटोल। ठीक है, और गैलेक्टिटोल के साथ एक चीज प्लीज याद रखें, इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट। इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट। इस सेंटेंस का मतलब ये है, यही गैलेक्टिटोल अगर जिधर भी जाए तो ये नियर बाई एरिया से किस चीज को ड्रा करेंगे, वाटर को ड्रा करेंगे। तो मतलब ऐसी एजेंट जो नियर बाई सेल से वाटर ड्रा कर सके बाहर की तरफ, उसको ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो दिस व्हाट इज द पिक्चर बिहाइंड गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आते हैं बहुत आसान कंसेप्ट की तरफ, बहुत आसान। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें किस एंजाइम का मसला है, कवच, गैलेक्टोकाइनेज, ये काम नहीं कर रहा। अब लिखना नहीं है, इधर फोकस करें। इफ अ पर्सन या इफ अ बेबी इज बोर्न एंड बाय बर्थ उसमें गैलेक्टोकाइनेज की क्या है, डेफिशिएंसी, और वही बंदा अगर क्या चीज ले ले, गैलेक्टोज, तो वो आगे जा सकेगा नहीं। तो उस बंदे के अंदर ब्लड में पारावाइल गैलेक्टोज का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लासिकल या गैलेक्टोसीमिया को हम कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्टोसीमिया। मतलब ये है, गैलेक्टोसीमिया इज अ कंडीशन इन विच गैलेक्टोज लेवल इज वेरी वेरी हाई इन द ब्लड। और इसका रीजन ये है कि गैलेक्टोज आगे फॉरवर्ड नहीं जा सकता। वजह यह है कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, गैलेक्टोकाइनेज। प्लीज इसको रिकॉल करने की कोशिश करें, फिर से बताने लगो। गैलेक्टोकाइनेज अगर काम नहीं करता तो गैलेक्टोज आगे नहीं जाएगा। तो व्हाट विल हैपन टू गैलेक्टोज इन द ब्लड, इंक्रीज लेवल ऑफ गैलेक्टोज इन द ब्लड इज कॉल्ड ऑफ गैलेक्टोसीमिया। अब गैलेक्टोसीमिया के अंदर गैलेक्टोकाइनेज का मसला है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर कुछ लोगों में किस एंजाइम का मसला है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। अब इधर फोकस करें, तो गैलेक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, गैलेक्टोज 1 फास्फेट, लेकिन ये गैलेक्टोज 1 फास्फेट आगे नहीं जाएगा। तो इन लोगों के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा, गैलेक्टोज 1 फास्फेट। इस कंडीशन को हम कहते हैं
गैलेक्टोज इंटॉलरेंस। इसको हम क्या कहेंगे? गैलेक्टोज इंटॉलरेंस, लाइक फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इसका होता है। क्लियर है? अब वजह क्या है यहाँ पे? अगर ये चीज बन जाए तो फ्री फास्फेट यूज हो गया क्या नहीं? और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था कि फ्री फास्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर हम बॉडी को एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, तो उसके लिए फ्री फास्फेट का होना जरूरी है। तो अगर ये एंजाइम खराब है तो फ्री फास्फेट तो यूज हो चुका है, तो फिर फर्दर एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। इन पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, लेकिन इन लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये एंजाइम है नहीं तो ये फास्फेट हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे। अगर इधर ये यूज नहीं होगा तो फिर एनर्जी बनाने के लिए कहीं और ही यूज होगा। ये बातें समझ रहे कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन ले। व्हाट इज गैलेक्टोसीमिया? इट इज अ कंडीशन वेयर विच एंजाइम इज डेफिशिएंट? गैलेक्टोकाइनेज। बट गैलेक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज हो सकते हैं। क्लियर है? So this what is the two characteristic metabolic disorder regarding which one? Galactose metabolism. Clear है? मैं आखिर में 1 मिनट में फिर रिपीट कर दूं। हमने इससे पहले फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे थे? गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। जब हम गैलेक्टोज फूड में लेते हैं तो वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ब्लड इट विल रीच टू द लीवर। जब लीवर के सेल में गैलेक्टोज जाता है तो गैलेक्टोज के साथ हम एक फास्फेट ऐड करते हैं, किस नंबर कार्बन पे? 1। तो गैलेक्टोज इन द लीवर कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज 1 फास्फेट। लेकिन फास्फेट ऐड करने वाला एंजाइम काइनेज होता है, लेकिन इसमें फास्फेट ऐड किसको किया है? तो एंजाइम का नाम गैलेक्टोकाइनेज हो गया। बात समझ गए कि नहीं? अब ये फास्फेट इस एंजाइम ने लिया कहाँ से है? एटीपी से। अब एटीपी से हमने फास्फेट रिमूव किया, इस गैलेक्टोज की 1 कार्बन को अटैच किया, लेकिन इसमें कितने फास्फेट थे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे हमने एक लिया है तो कितने रह गए? 2। तो एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी। क्लियर है? जब गैलेक्टोज 1 फास्फेट बन गया तो गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब की जो फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। ऐसे मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट, इसको आइसोमर्स कहते हैं। ये क्या है? आइसोमर्स। अब यहाँ पे गैलेक्टोज 1 फास्फेट को सिर्फ हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 1 फास्फेट। इसका मतलब कि फास्फेट को नहीं छेड़ेंगे, ये किस नंबर पे रहेगा? 1 पे। जस्ट स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, गैलेक्टोज से क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। अब यहाँ पे जो एंजाइम है इसने काम किस पे करना है? तो गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये गैलेक्टोज 1 फास्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा? फिर वो जाकर ग्लाइकोलिसिस में हिस्सा लेगा, क्रेस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एट द एंड हमें क्या मिलेगी? एटीपी। हमने एक मॉलिक्यूल हर्ज किया है और हमने 36 मॉलिक्यूल अचीव किए हैं। बात समझ गए क्या नहीं? और यही एटीपी फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इफ समवन आस्क यू कि गैलेक्टोज खाने से इंसान को एनर्जी कैसे मिलती है, दीज आर द पाथवे, इस पाथवे के जरिए। और ये सारा का सारा कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फ्रुक्टोज से डिफरेंट है। वो क्या है कि अगर फ्रुक्टोज इधर बढ़ता, रेज योर हैंड, कितने लोग थे प्रीवियस क्लास में? अब आप लोगों को समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर फ्रुक्टोज बढ़ता तो वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता था, उसका नाम था फ्रुक्टोसीमिया। और ब्लड के बाद वो कहाँ पे लीक करना शुरू करता? यूरिन में, उसको फ्रुक्टोज यूरिया कहते थे। बात समझ गए? लेकिन अगर गैलेक्टोज ब्लड में क्या हो जाए? बढ़ जाए तो उसका नाम है गैलेक्टोसीमिया। लेकिन गैलेक्टोज अगर ब्लड में बढ़ जाए तो एक तरीका मौजूद है, ये कौन सा एंजाइम है? एल्डोज रिडक्टेज। ये गैलेक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टिडोल में, जो फ्रक्टोज से एंजाइम काम नहीं करता। फ्रक्टोज अगर बढ़ता तो वो यूरिन में चला जाता, लेकिन ये यूरिन में नहीं जाता, बहुत कम जाता है। ये ब्लड के अंदर ही किस एंजाइम के जरिए? एल्डोज रिडक्टेज के जरिए किसमें कन्वर्ट होता है? गैलेक्टिडोल। अब ये गैलेक्टिडोल क्या है? इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट। ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब ये है कि ये गैलेक्टिडोल ब्लड के जरिए जिधर भी जाए ये वहां की सेल से वाटर को ड्रा करता है। क्या करता है? वाटर। तो ऐसा एजेंट जो नियर बाई सेल से वाटर ड्रा करता है तो उसको हम ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी पेशेंट में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है? गैलेक्टोकाइनेज। कैन दिस गैलेक्टोज विल गो ऑनवर्ड? So what will happen to galactose in the blood? Increase. That is called galactosemia. लेकिन अगर ये एंजाइम है लेकिन इसमें मसला है, तो गैलेक्टोज विल कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज 1 फास्फेट। अब फास्फेट जब यहाँ पे यूज हो जाए तो फ्री फास्फेट की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो एनर्जी नहीं बनेगी,
तो फिर इस कंडीशन को गैलेक्टोज इंटॉलरेंस, ये बंदा मजीद गैलेक्टोज लेना बर्दाश्त नहीं करेगा, इस टेस्ट का नाम गैलेक्टोज क्या है, इंटॉलरेंस। बात समझ गए क्या नहीं। अब एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल के जरिए इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके साथ ही यहाँ पे हेडिंग दे दे गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया मेन पॉइंट, और यहाँ पे क्या लिखना है, गैलेक्टोज, वेरी गुड, इंटॉलरेंस। इसमें जो मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज ये है कि इन दोनों में एंजाइम डिफेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे लेके फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉकिंग अबाउट एंजाइमेटिक डिफेक्ट इन विच कंडीशन, गैलेक्टोसीमिया, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेज। ऐसा है कि नहीं, गैलेक्टोकाइनेज, इसमें गैलेक्टोकाइनेज का मसला है। लेकिन अगर हम गैलेक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो उसमें जिस एंजाइम का मसला है दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। और प्लीज एवरीवन इन द क्लास मार्क इट एज एमसीक्यू क्वेश्चन। एनालिसिस स्टेप 1 में अभी पीएमसी में आया है कि क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया या गैलेक्टोज इंटॉलरेंस, जिसका जो मेन एंजाइमेटिक डिफेक्ट है वो गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज है। इसमें अगर हम लिखें इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है या जेनेटिक पैटर्न क्या है या जेनेटिक नेचर क्या है, दोनों कंजेनिटल मसले हैं, ये इनबोर्न डिफेक्ट है। इनबोर्न का मतलब ये जो मसले हैं ये बच्चे में बाय बर्थ होते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट इज द जेनेटिक पैटर्न फॉर विच कंडीशन, गैलेक्टोसीमिया, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये कौन सा कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव। के गैलेक्टोसीमिया के लिए पेरेंट से, फादर एंड मदर से 2 कॉपीज ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली ऑटोसोमल रिसेसिव इज गैलेक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो चाहे गैलेक्टोसीमिया आ जाए या क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, दोनों की जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो क्या है, वो सेम है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। क्लियर है। फ्रुक्टोज वाला जो हमने पढ़ा था उसमें 2 पढ़े थे, फ्रुक्टोसीमिया एंड फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, वो भी दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये सारे के सारे ऑटोसोमल क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। यहाँ पे लिखे क्लिनिकल फीचर कि जिन लोगों में गैलेक्टोज इंटॉलरेंस हो तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे लिखे इनिशियली, हाँ जी, इनिशियली ए सिम्टोमेटिक, इनिशियली इन लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते, एसिम्टोमेटिक, ठीक है। बट लेटर डेवलप, हाँ जी, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल का मतलब विद इन 1 ईयर, ठीक है। कैटरेक्ट, इन बच्चों में क्या हो जाता है, कैटरेक्ट। क्लियर है कि नहीं। कैटरेक्ट इज अकुलर प्रॉब्लम। कैटरेक्ट क्या है, ये एक अकुलर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि जो कैटरेक्ट है ये हमारे पास अकुलर प्रॉब्लम, ये आई का इशू है, इसमें लेंस डैमेज हो जाता है। कौन सा एरिया, लेंस। एक्चुअली जो लेंस है आई के अंदर इट इज अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। अब इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए और ये ओपेक बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट पेशेंट को फिर चीजों को देखने में मसला होता है, क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं उससे जो रेज आती है उसको अकोमोडेट करना लेंस का काम है। प्यूपिल के पीछे लेंस होता है, अगर लेंस में मसला है तो फिर वो रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो नहीं डाल सकता, उस कंडीशन क्या कहेंगे, कैटरेक्ट। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैटरेक्ट इज ओल्डर एज। ओल्डर एज के अंदर कैटरेक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। 60 साल के अंदर लोगों में लेंस रिप्लेसमेंट इसलिए किया जाता है कि एक बात मैं बताने लगा कि आई के अंदर जो लेंस है इट इज कन्वेक्स। ये क्या होता है, कन्वेक्स। अगर हम किसी लेंस को इस तरह ड्रा करें ये कनकेव है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे ड्रा करें तो ये क्या है, कन्वेक्स है, मतलब ये इस तरफ बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। अब जो लेंस है आई के अंदर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किससे बना होता है, प्रोटीन। और यही जो प्रोटीन लेंस में होते हैं ये एज बढ़ने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। लेकिन ये भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती। कुछ लोगों के खानदानों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाद लोग आते हैं 40 साल 45 साल उम्र में, उसकी जो लेंस है उसके प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, और उन लोगों को क्या हो जाता है, कैटरेक्ट। हम पूछे तो कहते हैं हमारे सारे खानदान में 30-40 साल की उम्र में लेंस डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में 80 साल की उम्र में भी डीजेनरेट नहीं होती। इसका मतलब ये है
कि जिस प्रोटीन से लेंस बनी है इसकी डीजेनरेशन डिपेंड करती है जेनेटिक्स पे। किसमें? जेनेटिक्स पे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जितना एज बढ़ता जाएगा तो डीजेनरेशन ऑफ द प्रोटीन इन द लेंस के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। तो कैटरेक्ट के चांसेस भी ज़्यादा। ओल्डर एज के अंदर कैटरेक्ट को हम क्या कहेंगे? सीनाइल कैटरेक्ट। क्या कहते हैं? सीनाइल। तो मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट इज सीनाइल कैटरेक्ट। अब अगर एक बच्चा है वो 1 साल का है, 1 साल, और उसमें क्या हो जाए? कैटरेक्ट। ये सोचने की बात है कि कैटरेक्ट बच्चों में नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो उनमें से एक वजह क्या हो सकता है? गैलेक्टोसीमिया। रोबेला सिंड्रोम का नाम सुना है कि नहीं? अगर रोबेला इन्फेक्शन माँ को हो जाए और वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को अफेक्ट करे तो उसमें भी क्या हो सकता है? कैटरेक्ट। तो बच्चों के अंदर विद इन 1 ईयर, इसको कहते हैं इन्फेंटाइल एज, 1 साल तक बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। तो इन्फेंट के अंदर कैटरेक्ट के 2 वजूहात हैं। या तो इन बच्चे के माँ को प्रेगनेंसी में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? रोबेला वायरस। या उस बच्चे के अंदर क्या है? गैलेक्टोसीमिया है। क्लियर है? अब मैं आता हूँ कि वजह क्या है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है गैलेक्टोकाइनेज, तो कैन दिस गैलेक्टोज कन्वर्ट इनटू दिस? नो। व्हाट विल हैपन टू गैलेक्टोज इन द ब्लड? इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज होगा एल्डोज रिडक्टेज के जरिए किस में कन्वर्ट होगा? गैलेक्टिटोल। और ये गैलेक्टिटोल इनिशियली जो इफेक्टर आता है वो आई के अंदर लेंस लेकर आता है। तो ये ऑस्मोटिकली क्या है? एक्टिव एजेंट है। ये आई के अंदर जाकर वहां की लेंस से क्या ड्रा करेगी? वाटर। और जब हम सेल से वाटर ड्रा करेंगे तो कैन द सेल वर्क? नो। तो सेल अगर हम उससे वाटर ड्रा करें द सेल भी कम श्रिंक। वो क्या हो जाएगी? श्रिंक। और जो लेंस की प्रोटीन है विदाउट वाटर वो काम हो नहीं करेगी। तो लेंस प्रोटीन बिकम डीजेनरेटेड। क्या हो जाती है? डीजेनरेटेड एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू कैटरेक्ट। What is the most common cause of cataract and galactosemia? Increased level of galactitol। ये किस वजह से होता है? गैलेक्टिटोल की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप मेरे गए ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो लेके फॉलो अप, क्योंकि ये बच्चे होते हैं कुछ बच्चे ये लॉन्ग रन में क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। इन बच्चों में कोई खास सिम्टम नजर हो नहीं आते, लेकिन अगर एक सिम्टम हो सकता है तो इन बच्चों में क्या है? कैटरेक्ट। तो लेके लेंस रिप्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लेंस रिप्लेसमेंट। मतलब ये है इन बच्चों में हम लेंस को रिप्लेस करते हैं और फिर इन बच्चों को फॉलो अप जरूर कराते हैं, क्योंकि ये एंजाइमेटिक इशू है और एंजाइम को हम कंप्लीटली या इसको हम रिवर्स ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, जेनेटिक प्रॉब्लम है और जेनेटिक प्रॉब्लम को हम रिवर्स ऑफ नहीं कर सकते। अब इसका लेके व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर कवर, ये आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ व्हाट? गैलेक्टोज इंटॉलरेंस। एनीवन इन द क्लास? वेरी गुड। इस गैलेक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर मेन इशू तो इस एंजाइम में है। तो इसका मतलब गैलेक्टोज इज कन्वर्ट इनटू व्हाट? 1 फास्फेट। तो फास्फेट यूज होता जा रहा है क्या? नहीं। तो प्री फास्फेट का लेवल कम होगा तो न ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी न ग्लाइकोजिनोलाइसिस। व्हाट विल हैपन टू ग्लूकोज इन द ब्लड? डिक्रीज। हाइपोग्लाइसीमिया। वेरी गुड, हाइपोग्लाइसीमिया। बात समझ रहे क्या? नहीं। फिर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्रेन को ज्यादा मिलेगी कि कम? कम मिलेगी। तो जब वेरी गुड डेजीनेस होगी। क्या होगी? डेजीनेस। डिजीनेस के साथ साथ फटीग हो सकती है। ठीक है, और इन बच्चों के अंदर पुअर एपिटाइट होता है, क्योंकि ये लीवर का इशू है ना, लीवर में एंजाइम। तो जब लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इन बच्चों को भूख भी सही तरीके से नहीं लगेगी। देयर इज पुअर एपिटाइट और फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? यानी अगर एक बच्चा है वो अपना वेट गेन ना करे उम्र के मुताबिक, उसको हम कहते हैं पुअर ग्रोथ। इन बच्चों के अंदर ग्रोथ भी क्या होती है? पुअर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इन बच्चों के अंदर इस एंजाइम का इशू है। तो गैलेक्टोज 1 फास्फेट बनता जा रहा है कि नहीं? जब ये बहुत ज्यादा बनेगा तो लीवर के अंदर इसका लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो उससे ओवरऑल लीवर साइज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हेपेटोमेगेली इन बच्चों में क्या होता है? हेपेटोमेगेली, इंक्रीज इन द साइज ऑफ लीवर, दैट इज नोन एज हेपेटोमेगेली। हेपेटो का मतलब ये है लीवर, मेगेली मीन इंक्रीज इन द साइज। अगर इंक्रीज हो जाए साइज में लीवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटोमेगेली। द रीजन इज एक्सेस इंक्रीज लेवल ऑफ गैलेक्टोज 1 फास्फेट इन द लीवर। क्लियर है? और जब लीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल। व्हेन लीवर बिकम इंक्रीज इन साइज दैट कैप्सूल बिकम स्ट्रेच। वो क्या हो जाता है? स्ट्रेच, जिसकी वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। हो सकता है क्या? नहीं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी हो सकता है। यार जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस,
वो सारे के सारे सिम्टम ये भी है कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सिम्टम ऑफ व्हाट, आंसर इज फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अब लीवर काम नहीं कर रहा तो कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन भी नहीं होगा, तो देयर विल बी जॉइंटिस, हो सकता है कि नहीं, जॉइंटिस हो सकता है। ये सारे सिम्टम फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में है कि नहीं, और ये किस में भी है, गैलेक्टोज इंटॉलरेंस। फिर मेन इशू ये है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे, जब गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, एक वक्त आएगा कि इसका लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा ये फिर आगे नहीं जा सकेगा। दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब आप एक जग के अंदर पानी भरते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि वो फुल हो जाएगा, इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं, सेचुरेशन। मजीद पानी डालेंगे तो वो तो बाहर जाएगा ना, इसका मतलब अगर गैलेक्टोज आता रहे और ये आगे नहीं जाए, एक वक्त आएगा कि जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किस चीज पे, रिएक्शन पे। तो इसका मतलब यह है कि एक गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट अप्लाइड नेगेटिव फीडबैक ऑन विच एंजाइम, गैलेक्टोकाइन है नेगेटिव फीडबैक, कि आप मजीद इसको कन्वर्ट ना करें कि फिर हम खुद आगे नहीं जा सकते। बस समझ गए कि नहीं। तो जब गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट किस पे नेगेटिव फीडबैक करें, गैलेक्टोकाइनेज, तो ये शट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शट डाउन, होते हुए भी काम नहीं करेगा। फीडबैक का नाम सुना है कि नहीं। और जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो फिर गैलेक्टोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वो एल्डोज रिडक्टेज के जरिए किस में कन्वर्ट होगा, गैलेक्टिटोल। तो इन सिम्टम्स के साथ लास्ट इन बच्चों में क्या हो जाएगा, कैटारेक्ट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैटारेक्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कैटारेक्ट। अब देखिए फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में कैटारेक्ट नहीं होता, लेकिन गैलेक्टोज इंटॉलरेंस में कैटारेक्ट होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि द ऑल फीचर्स ऑफ फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज कॉपी पेस्ट ऑफ गैलेक्टोज इंटॉलरेंस बट द की डिफरेंस इज बेस्ड, आंसर इज कैटारेक्ट। और कैटारेक्ट का वजह यह है कि गैलेक्टोज कैन कन्वर्ट इनटू गैलेक्टिटोल, लेकिन फ्रक्टोज गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोसीमिया का पेशेंट सिम्टोमेटिक था कि एसिम्टोमेटिक, फ्रक्टोसीमिया इज ऑलवेज एसिम्टोमेटिक, कोई एक सिम्टम भी नहीं था, लेकिन गैलेक्टोसीमिया में सिम्टम जरूर होता है, एंड दैट इज इन्फेंटाइल कैटारेक्ट। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इनबोर्न डिफेक्ट कैन कॉज कैटारेक्ट अर्ली इन द लाइफ, फ्रक्टोज से गैलेक्टोज, आंसर इज गैलेक्टोज। चाहे गैलेक्टोज इंटॉलरेंस हो चाहे गैलेक्टोसीमिया हो, दोनों के अंदर क्या हो सकता है, कैटारेक्ट हो सकता है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ लीवर मसला और कैटारेक्ट है तो फिर गैलेक्टोज इंटॉलरेंस है, लेकिन अगर सिर्फ कैटारेक्ट है तो फिर गैलेक्टोसीमिया है। क्लियर है कि नहीं। द रीजन इज कि गैलेक्टोज चाहे इस एंजाइम की डिफेक्ट से बढ़ जाए चाहे इस एंजाइम की डिफेक्ट से बढ़ जाए, इवेंचुअली गैलेक्टोज कैन कन्वर्ट इनटू गैलेक्टिटोल। और गैलेक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर कैटारेक्ट के पीछे जो रीजन है वो भी इंक्रीज लेवल ऑफ गैलेक्टिटोल है, एंड इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस that goes into the eyes by the help of blood and they draw osmotically water from the lens। और ये लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको खत्म करके उसकी प्रोटीन को डीनेचर कराता है, एंड दैट विल लीड टू कैटारेक्ट एंड डिफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट लिखे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1, अवॉइड गैलेक्टोज। इन बच्चों में हम वो चीज नहीं देंगे बाहर से जिसके अंदर क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, क्योंकि ये बच्चे फर्दर गैलेक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकते। These baby are already having galactose intolerance। तो बाहर से गैलेक्टोज इनटेक को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, अवॉइड लैक्टोज। किस चीज को अवॉइड करेंगे, लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये किससे बना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और जिस चीज के अंदर लैक्टोज होता है वो डेयरी प्रोडक्ट है। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट। ये लोग मिल्क अवॉइड करेंगे, ये लोग मतलब योगर्ट अवॉइड करेंगे, क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज। और यही लैक्टोज जब हम लेते हैं फूड के अंदर तो फिर ये बॉडी में जाकर इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जी फॉर ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड व्हिच कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसका मतलब हर वो चीज इन लोगों को नहीं देंगे जिसमें बाहर से क्या चीज मिलती हो, गैलेक्टोज, बिकॉज दीज पीपल कैन नॉट टॉलरेट फर्दर गैलेक्टोज इन द बॉडी। क्लियर है। क्योंकि लोग गैलेक्टोज लेंगे वो कन्वर्ट इसमें होगा और फ्री फास्फेट भी खर्च होता रहेगा, तो फिर ग्लूकोज मजीद नहीं बन सकेंगे। ठीक है। क्या, दूध, ओके।
इसका मतलब ये है कि जो दूध है उसका इस्तेमाल तो वैसे लोग करते हैं, तो फिर इसका क्या है, आजकल आता है, आप कीवर्डसन पे जाए, शाहीन फार्मेसी पे जाए, वहां पे पड़ा होगा लैक्टोज फ्री मिल्क, वहां पे क्या लिखा हुआ, लैक्टोज फ्री मिल्क। तो आजकल सिंथेटिकली ऐसे मिल्क बनाई गई है जो किससे फ्री किया गया है, लैक्टोज से। तो इन लोगों को हम मिल्क जरूर देंगे ताकि मिल्क के अंदर जो अदर न्यूट्रिशन है जिससे ये लोग महरूम ना रहे, तो उसके लिए हम वो मिल्क देंगे जिसमें लैक्टोज नहीं होती। तो लैक्टोज फ्री मिल्क हम सिर्फ देते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखने हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो एक फ्रुक्टोज इनबॉर्न डिफेक्ट थी और आज हमने क्या पढ़ ली है, गैलेक्टोज की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, हेडिंग दे दे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। व्हाट इज मेंट बाय अमाइनो एसिड डेरिवेटिव? हेडिंग दे दे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। हाँ उमेर, व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड मतलब क्या है? वेरी गुड, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। मतलब ऐसी छोटी छोटी यूनिट जिसको आपस में मिलकर प्रोटीन बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे तो पहले के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, या द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अमाइनो एसिड। और बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन, तो वो जिस बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये भी एग्जाम में आता है कि विच बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो आप लोगों में लिखता हूँ आंसर इज व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जिस बॉन्ड के जरिए अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं उसका नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए इनमें से हम सिर्फ इसकी जनाब दो बातें लिखते हैं इम्पोर्टेंट वन, कि आगे भी इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे अलग, लेकिन फॉर अ वाइल रिमेंबर दिस। कुछ अमाइनो एसिड ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और कुछ को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब प्लीज इसको आप लोगों ने याद रखना है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसी है कि वो बॉडी नहीं बना सकती, मतलब हमारी जो बॉडी है उसको नहीं बना सकती। तो अगर अमाइनो एसिड बॉडी नहीं बनाएगी तो डेफिनेटली हम कहाँ से लेंगे, डाइट से लेंगे। Those amino acid which is not produced by our body will be taken from the diet, उसको essential amino acid कहते हैं। यहाँ पे लेके मतलब taken from diet, taken from diet, या those amino acid which is required in the diet is called of essential। तो अगर ये हम डाइट से लेंगे तो ये बॉडी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। नॉट प्रोड्यूस बाई बॉडी, नॉट प्रोड्यूस बाई बॉडी, ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती। इसका अगर क्लासिकल एग्जांपल हम लेके एक, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन। कौन सा अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन। एक ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन अगर याद है तो उससे हम नियासिन बनाते थे। क्या बनाते हैं, नियासिन। और जो ट्रिप्टोफेन है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको हमेशा के लिए हम कहाँ से लेंगे, डाइट से लेंगे। फिनाइल एलेनिन इज अ क्लासिकल एसेंशियल अमाइनो एसिड, इट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द डाइट। अब फिनाइल एलेनिन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी बताता रहूँगा कि फिनाइल एलेनिन अगर हम डाइट में ले भी ले तो उसने फिर बॉडी के लिए क्या करना है। इस फिनाइल एलेनिन से हम बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे हम हार्मोन्स भी बना सकते हैं, इससे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बना सकते हैं। तो गुड है कि नहीं, दैट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल अमाइनो एसिड, बट दिस शुड बी ऑल द टाइम टेकन फ्रॉम द डाइट। So this amino acid acts as a which one, essential amino acid। अब इसके बाद देखे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्पेशली जो लोग अर्ली इन द मेडिकल फील्ड आते हैं वो एक गलती ये करते हैं कि एसेंशियल मीन ये वो अमाइनो एसिड है जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, और नॉन एसेंशियल मीन जो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, नॉन एसेंशियल मीन ये जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि हम कहाँ से ले लें, डाइट से ले लें, लेकिन ये बॉडी भी बना सकती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल। यहाँ पे लेके नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी टू टेकन फ्रॉम व्हाट, डाइट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये अमाइनो एसिड हम कहाँ से ले लें, डाइट से ले लें,
बिकॉज, हाँ जी, प्रोड्यूस बाई बॉडी। अब कैसे, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, बाय डिफरेंट एंजाइम ये अमान एसिड बॉडी खुद बनाती है। इसका क्लासिकल एग्जांपल किसी ने लिखना है, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन। Which one? Tyrosine. Tyrosine is like a tire. ये rounded amino acid है टायर की तरह. Tyrosine like a tire is a rounded amino acid and this tyrosine is produced by the body. तो अगर ये हमें डाइट में ना भी मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अमीनो एसिड बॉडी खुद बनाती है। और टायरोसिन एक इतना इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वजह क्या है कि टायरोसिन लेटर कन्वर्ट इनटू T3 एंड T4 हार्मोन। ये क्या बनाती है? T3 एंड T4 हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है। और हमारी बॉडी की हेड से लेकर टोस तक मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर हार्मोन कौन से होते हैं? T3 एंड T4। ब्रेन मैच्योरेशन में कौन काम करते हैं? T3 एंड T4। बोन डेवलपमेंट में कौन काम करते हैं? T3 T4। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन बढ़ाता है? T3 T4। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कौन करता है? T3 T4। इसका मतलब अगर इसके लिए 4 बीज है, कितने बीज है? 4 बीज। फर्स्ट बी मीन बोन मैच्योरेशन, ये बोन मैच्योर करता है विद ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट बी का मतलब ये है ब्रेन डेवलपमेंट। थर्ड बी का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। और फोर्थ बी का मतलब ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये सारा का सारा 4 जो बीज है ये किस हार्मोन के काम है? T3 T4। लेकिन वो हार्मोन तब बनेंगे जब बॉडी में क्या बने? थायरोसिन। तो इम्पोर्टेंट है क्या नहीं? अब सिर्फ आप लोगों ने यहाँ से 2 चीजें याद रखनी है। ये जो इसेंशियल है इसमें सिर्फ ये एक नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल याद रखें। एसेंशियल का मतलब ये है कि दीज अमीनो एसिड शुड ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द डाइट, लेकिन नॉन एसेंशियल में नॉट नेसेसरी फ्रॉम द डाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस बाय द बॉडी, तो वो नॉन एसेंशियल है। अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव क्या है? देखिए, बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल, प्लीज रिमेंबर, याद रखें, अगर बॉडी में अगर डाइट से कौन सा अमीनो एसिड आ जाए? क्या बस? फिनाइल एलेनिन। एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल? ये एसेंशियल है। ये बॉडी में अगर डाइट के जरिए आ जाए तो ये बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन। ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिनाइल एलेनिन इन द डाइट व्हेन वी टेकन एंड इट गोस टू द बॉडी, इन द बॉडी इट विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। अब ये टायरोसिन बॉडी ने बनाया है कि बाहर से आया है? बॉडी ने बनाया है, इसलिए हमारे पास क्या है? नॉन एसेंशियल। लेकिन ये कहाँ से आया है? डाइट से। तो ये हमारे लिए क्या है? एसेंशियल होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, उसमें ये है, अगर ये राउंड कलर का जो मैं बना चुका हूँ, ये किसका स्ट्रक्चर है? फिनाइल एलेनिन। देखिए, बायोकेमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, थोड़ा सा माइंड के साथ, गेम के साथ आप लोग इसको ट्रिक के साथ याद रखें, इट विल हेल्प यू। अब दिस इज फिनाइल एलेनिन। अब इसमें किस में कन्वर्ट होना है? टायरोसिन। अब प्लीज इधर देखें, यहाँ पे ये वही फिनाइल एलेनिन है। ये क्या है? फिनाइल एलेनिन। लेकिन मैंने सिर्फ इसके साथ अब क्या अटैच किया है? OH। दिस OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल। अब यहाँ पे बात आप लोगों ने समझनी है, वो क्या है कि फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू, हाँ जी प्लीज फोकस, टायरोसिन। अब फिनाइल एलेनिन के साथ हमने क्या अटैच किया है? कहते हैं कि फिनाइल एलेनिन के स्ट्रक्चर में अगर हम सिर्फ क्या अटैच करें? OH, ये फिनाइल एलेनिन नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट होगा किस चीज पे? टायरोसिन पे। हम कहते हैं कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेशन, अगर फिनाइल एलेनिन को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करें तो उसका रिजल्टेंट शक्ल क्या बनेगी? टायरोसिन। अब इधर देखिए, यहाँ पे जो एंजाइम है वो किस पे काम करेगा? हाँ जी, फिनाइल एलेनिन। इसका मतलब ये है फिनाइल एलेनिन पे काम करने वाला एंजाइम फिनाइल एलेनिन होगा, लेकिन इसमें फिनाइल एलेनिन को क्या अटैच करना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एंजाइम का नाम हाइड्रोक्सिलेज होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज ऐसा एंजाइम जो कि क्या चीज अटैच करें? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो प्लीज रिमेंबर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि फिनाइल एलेनिन पे अगर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करे तो वो फिनाइल एलेनिन को क्या अटैच करें? वेरी गुड, OH। तो इससे क्या बनेगा? टायरोसिन बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम में अगर ये आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन रिप्रेजेंट टायरोसिन? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह आता है, तो आंसर विल बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेके ट्रिप्टोफैन। अगर फॉर एग्जांपल हम डाइट में कौन सा अमीनो एसिड ले लें? शाबाश, ट्रिप्टोफैन। ये भी एसेंशियल है। क्या है? एसेंशियल। ट्रिप्टोफैन अगर हम ले लें तो फिर इसके 2 फैट्स है। इसका मतलब ये है कि ट्रिप्टोफैन से हम बॉडी में कितनी चीजें बना सकते हैं? 2।
अगर हम चाहे तो ट्रिप्टोफेन जैसे अमीनो एसिड से हम बॉडी में क्या बना सकते हैं, नियासिन। क्या बना सकते हैं, नियासिन, विच इज विटामिन बी3। ये क्या है, विटामिन बी3। और आप लोगों को विटामिन से पता होगा कि विटामिन बी3 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इसकी डेफिशिएंसी पेलेग्रा कराती है। क्या कराती है, पेलेग्रा। इसमें कितने डी हैं, 3 डी हैं। इसमें डेमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डायरिया। क्लियर है क्या नहीं। अब जो नियासिन है इसका जो बनना है वो किस अमीनो एसिड पर डिपेंड करता है, ट्रिप्टोफैन। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर कि ट्रिप्टोफैन किस अमीनो एसिड की मौजूदगी में काम करता है, तो विटामिन बी2 एंड विटामिन बी6। विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी6 को पायरोडोक्सिन कहते हैं। याद है क्या नहीं। एग्जाम में यही आता है कि विटामिन बी2 और विटामिन बी6 की मदद से ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट होगा, नियासिन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन पे सिर्फ क्या चीज काम करे, विटामिन बी6। क्या चीज काम करे, विटामिन बी6, तो फिर ये कन्वर्ट होगा सेरोटोनिन में। किस में कन्वर्ट होगा, सेरोटोनिन। एंड दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो देखिए ट्रिप्टोफैन क्या है, क्या बात, अमीनो एसिड है। वी कैन डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड विटामिन। हम अमीनो एसिड से क्या बना सकते हैं, विटामिन। एंड फ्रॉम द सेम अमीनो एसिड वी कैन डिराइव सम न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है ये ब्रेन के लिए मूड को रिलैक्स बनाता है। मतलब ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलैक्स करे मूड को, खुशगवार बनाए, डिप्रेशन की चांसेस को कम करें, दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। ठीक है। तो इट मेक द ब्रेन रिलैक्स एंड कूल एंड काम। ठीक है। लेकिन एट अ सर्टेन लेवल, फिजियोलॉजिकल लिमिट। लेकिन अगर सेरोटोनिन की लेवल हद से क्या हो जाए, बढ़ जाए, इट कैन कॉज डिजीनेस एंड इट कैन लीड टू सेडेशन। इससे फिर जो न्यूरॉन है वो शट डाउन होकर इंसान को नींद आती है। यार जो आजकल इन दिनों में लोग लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं क्या नहीं, जो लोग लस्सी ज्यादा पीते हैं तो उसके बाद नींद आती है क्या नहीं, क्योंकि जो योगर्ट इस्तेमाल होते हैं लस्सी के कॉम्बिनेशन में, उसमें ज्यादातर क्या होता है, सेरोटोनिन होता है। तो फिर ये ब्रेन पे अगर इसकी लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो इट कैन कॉज सेडेशन। ये क्या करा सकती है, सेडेशन। लेकिन एट अ सर्टेन लेवल इट कैन रिलैक्स द मूड। ये मूड को रिलैक्स बनाती है। ट्रिप्टोफैन के बाद नेक्स्ट है another very important अमीनो एसिड वी आर टॉकिंग अबाउट इज हिस्टिडीन। एक क्या होता है, हिस्टिडीन। ये बेसिक अमीनो एसिड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हिस्टिडीन दिस इज अगेन वन ऑफ द अमीनो एसिड, लेकिन इससे हम बॉडी में एक केमिकल मीडिएटर बनाते हैं, इट इज कॉल्ड हिस्टामिन। इससे क्या बनता है, हिस्टामिन। तो हिस्टिडीन कन्वर्ट इनटू हिस्टामिन। एंड इफ समवन आस्क यू कि किस चीज की मौजूदगी में, तो हिस्टिडीन विटामिन बी6 की मौजूदगी में क्या बना सकता है, हिस्टामिन बना सकता है। बात समझ गए क्या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे ग्लाइसिन। इसके बाद क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है। ग्लाइसिन ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसने मुझसे हेमाटोलॉजी पढ़ी है उन लोगों को याद होगा कि ग्लाइसिन और सब्सिनाइल को ए जब आपस में मिलती थी वे अमीनो लिवोलेनिक एसिड बनाता है। याद है। तो अमीनो लिवोलेनिक एसिड ये फिर नीचे जाकर प्रोटोफोर पायरिन रिंग बनाता था और उसके साथ आयरन मिलकर हीम बनता है। तो ग्लाइसिन इज अ अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर 4 पायरिन रिंग। ये किसके लिए होता है, 4 पायरिन रिंग। और 4 पायरिन रिंग जो है ये आगे क्या बनाता है, हीम बनाता है। तो हीम इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये किसका हिस्सा है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी एंड इट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए विच अमीनो एसिड रियली रिक्वायर्ड फॉर द हीम सिंथेसिस, आंसर शुड बी ग्लाइसिन। ये स्टार करें, एमसीक्यूज आता है, क्योंकि अगर ग्लाइसिन अमीनो एसिड की बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाए, अगर बॉडी के अंदर ग्लाइसिन की लेवल कम पड़ जाए तो फिर क्या चीज नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी। जब हीम नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगी, तो इनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनीमिया। तो विच अमीनो एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज इनीमिया, आंसर इज ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन भी 4 पायरिन तब बनाएगी जब उसको विटामिन बी6 मिल जाए पायरोडोक्सिन की मदद से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्लूटामेट। कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लूटामेट। another very important that is called glutamate। ग्लूटामेट अमीनो एसिड ये भी स्टार करे, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है। ग्लूटामेट अमीनो एसिड आगे 2 फैट से, ये भी 2 चीजों में कन्वर्ट हो सकती है। ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड है ये कन्वर्ट हो सकती है एक न्यूरोट्रांसमीटर में जिसको हम कहते हैं गाबा। इसको क्या कहते हैं,
GABA. So it is converted into G stand for gamma, A stand for amino, B for butyric acid. तो दिस वर्ड गावा स्टैंड फॉर, ठीक है, जी फॉर गामा, ए फॉर अमाइनो, बी फॉर ब्यूटेरिक और ए फॉर एसिड. सो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, दिस इज नोन एज गावा. गावा है क्या चीज? इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर. इधर देखें, अगर मैं आप लोगों को मिसाल दे दूं, ये हाथ है, ये न्यूरॉन है. आप इस न्यूरॉन को किसी चीज के साथ टच करें और ये न्यूरॉन इस तरह हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन. ये क्या है? एक्साइटेशन. अब ये न्यूरॉन है, ये काम कर रहा है इस तरह स्लोली. आप इसको किसी चीज से टच करें और ये इस तरह जाए, तो ये एक्साइट हो गया कि डिप्रेस हो गया. कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसी है कि वो न्यूरोनल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोनल एक्टिविटी को स्टॉप कराते, कम कराते. गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ये क्या होता है? इनहिबिटरी. ये एमसीक्यूज आता है कि अगर हम गाबा की लेवल ब्रेन में बढ़ाए तो उससे न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाती है. क्या हो जाती है? डिप्रेस. तो गाबा की वजह से न्यूरोनल एक्टिविटी एक्सेलरेट होती है कि डिसेलरेट होती है? डिसेलरेट हो जाती है. इसलिए याद रखना एक बात, गाबा कैन कॉज सेडेशन. ये क्या कराती है? सेडेशन कराती है. अगर गाबा की लेवल ब्रेन में बढ़ जाए तो उससे इंसान की जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. एंड द पेशेंट बिकम सेडेट. उसको नींद आने लग जाती है. जिन लोगों को नींद नहीं आती उसको हम एक गोली देते हैं जो एल्प के नाम से आती है. नाम सुना है क्या? नहीं. एल्प 0.5 mg. उसका जो फार्मूला है दैट इज एल्प्राजोलाम. क्या है? एल्प्राजोलाम, मेडाजोलाम, एल्प्राजोलाम. ये सारे के सारे वो मेडिसिन है जो इंसोम्निया में हम देते हैं, जिसको नींद नहीं आती. हम ये इसलिए देते हैं कि यही जो ड्रग है एल्प गोली एल्प्राजोलाम, इट पोटेंशिएट, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गाबा. और जब हम गाबा की एक्टिविटी को ब्रेन में बढ़ाए तो उससे न्यूरॉन को मजीद क्या करना है? सेडेट करना है, इनहिबिट करना है, जिससे न्यूरॉन बिल्कुल शट डाउन हो जाए और इंसान को जल्दी नींद आ जाए. क्लियर है कि नहीं? तो वी विल डिस्कस दिस